हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा आज मोल कंसेप्ट का फाइनल लेक्चर। तो देखिएगा, एक चीज हम लोगों को आज डिस्कस करनी है बेटा, जिसका नाम है फॉर्मूला यूनिट। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मूला यूनिट? और यहीं से निकल करके आएगा बेटा हमारा फॉर्मूला यूनिट मास। तो फॉर्मूला यूनिट की अगर बात की जाए, फॉर्मूला यूनिट क्या होता है बेटा? आयोनिक कंपाउंड्स के केस में हम फॉर्मूला यूनिट की बात करते हैं। किसके केस में बात करते हैं? आयोनिक कंपाउंड के केस में हम फॉर्मूला यूनिट या फिर फॉर्मूला यूनिट मास की बारे में बात करते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, मुझे बताइए NaCl का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl? तो आप बोलेंगे सर सोडियम का मास नंबर 23 प्लस क्लोरीन का मास नंबर 35.5, तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास हो गया बेटा 58.5। 58.5 AMU हो गया NaCl का मॉलिक्यूलर मास। ठीक, पर जरा एक मिनट रुकिए, ये मॉलिक्यूलर मास जो आपने वैल्यू निकाली है तो सही निकाली, लेकिन इसको मॉलिक्यूलर मास बोलना गलत होगा। क्यों गलत होगा मॉलिक्यूलर मास बोलना? सुनना ध्यान से। ये NaCl का हमने जो 58.5 निकाला, ये क्या मानते हुए निकाला कि सर सोडियम का NaCl में सोडियम का एक एटम प्रेजेंट है। हाँ बिल्कुल एक एटम प्रेजेंट है। क्लोरीन का भी एक एटम प्रेजेंट है। हाँ बिल्कुल क्लोरीन का भी एक एटम प्रेजेंट है। तो दोनों को ऐड कर दिया, 58.5 आ गया। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। ऐसा तो है ही नहीं कि NaCl के अंदर एक एटम Na का है और एक एटम Cl का है। क्या कहना चाह रहे हो सर? सुनिए बेटा ध्यान से। आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर आयंस का एक रेगुलर पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है और वो एक 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। मतलब ये है कि NaCl क्रिस्टल में आपको केवल और केवल एक Na या एक Cl मिलने वाला नहीं है। NaCl में बेटा हम लोगों को कौन कौन मिलेगा? NaCl में बेटा हम लोगों को मिलेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। कौन मिलेगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हम लोगों को NaCl के अंदर मिलने वाला है। और कितने मिलेंगे? 1 2 3 4 कितने मिलेंगे? नहीं बेटा, लाखों करोड़ों अरबों खरबों Na पॉजिटिव और लाखों करोड़ों अरबों खरबों Cl नेगेटिव हमें मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे? तो देखो बेटा, अगर आपको कभी NaCl क्रिस्टल के अंदर जाने का मौका मिले तो आपको वहां पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव नजर आने वाले हैं। और कैसे नजर आएंगे? एक रेगुलर फैशन में नजर आएंगे, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में नजर आएंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं NaCl क्रिस्टल के अंदर गया, ठीक है, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। कहाँ खड़ा हूँ? यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, ये दिख रहा है। मैं यहाँ पर मेरे पैरों के नीचे मान लेते हैं Na पॉजिटिव है। मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा तो मेरे पैरों के नीचे कौन मिलेगा? Cl नेगेटिव। और आगे चलूंगा तो कौन मिलेगा? Na पॉजिटिव। ठीक, और आगे चलूंगा तो कौन मिलेगा? Cl नेगेटिव। मेरा मन करा ऊपर की डायरेक्शन में जाने का, तो Cl नेगेटिव से ऊपर कौन मिलेगा? Na पॉजिटिव। उससे ऊपर कौन मिलेगा? Cl नेगेटिव। उससे ऊपर कौन मिलेगा? Na पॉजिटिव। मेरा मन कर रहा है आगे की डायरेक्शन में जाने का, तो Cl नेगेटिव से आगे कौन मिलेगा? Na पॉजिटिव। ठीक, तो ये इस तरीके से एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। देखो मैं बना करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ पर आप लोगों को बना करके भी दिखा देता हूँ। देखो कैसे, पीछे देख लेते हैं, जहां पर थोड़ी खाली सी जगह नजर आए। चलो यहाँ देख लेते हैं। देखो बेटा, मैं NaCl क्रिस्टल के अंदर गया, मुझे कौन मिला? Na पॉजिटिव। थोड़ा और आगे चलूंगा कौन मिलेगा? Cl नेगेटिव। और आगे चलूंगा कौन मिलेगा? Na पॉजिटिव। और आगे चलूंगा Cl नेगेटिव। मेरा मन कर रहा है इस Na पॉजिटिव से ऊपर जाऊं तो ऊपर भी कौन मिलेगा? Cl नेगेटिव। नीचे भी कौन मिलेगा? Cl नेगेटिव। अब ये बोर्ड तो हालांकि मेरा 2D बोर्ड है, लेकिन अगर मैं 3D की बात करूं, अगर मैं इस Na पॉजिटिव से ऊपर की डायरेक्शन में आया, बाहर की डायरेक्शन में आया, तो भी कौन मिलेगा बेटा? Cl नेगेटिव। इधर आया तो भी कौन मिलेगा बेटा? Cl नेगेटिव। क्लियर हो रही है बात? ऐसा देखो यहाँ पर ये NaCl Na पॉजिटिव है, मान लो क्या है? Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव से इधर आया,
एक Cl नेगेटिव, राइट में गया दूसरा Cl नेगेटिव, ऊपर गया तीसरा Cl नेगेटिव, नीचे आया चौथा Cl नेगेटिव, आगे आपकी तरफ निकल करके आया पांचवा Cl नेगेटिव, पीछे आया छठा Cl नेगेटिव। तो इस तरीके से तो इस Cl नेगेटिव को भी चारों तरफ से कौन घेर करके रखेगा बेटा, Na पॉजिटिव घेर करके रखेगा। कौन घेर करके रखेगा, Na पॉजिटिव घेर करके रखेगा। और कितने Na पॉजिटिव घेर करके रखेंगे बेटा, देख लो ध्यान से, एक Cl नेगेटिव को कितने Na पॉजिटिव ने घेरा हुआ है, 1 2 3 4 5 और ये भैया 6। सिमिलरली each Na positive ion is also surrounded by 6 Cl negative ion। तो आपको नहीं लगता ये तो एक बहुत बड़ा सा केज लाइक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा, हमारे पास एक 3 डायमेंशनल केज लाइक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। और इसी 3 डायमेंशनल केज लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है बेटा क्रिस्टल लैटिस। क्या बोला जाता है, क्रिस्टल लैटिस ऑफ NaCl। क्या बोला जाता है इसको, क्रिस्टल लैटिस ऑफ NaCl। तो बेटा जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर आपको उन कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट आयंस मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं, उन कंपाउंड्स के कंस्टिट्यूएंट आयंस मिलने वाले हैं। और वो एक 3 डायमेंशनल केज लाइक स्ट्रक्चर बना करके एग्जिस्ट करते हैं। तो NaCl के अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। सॉरी, NaCl में केवल और केवल एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगा। वहां पर तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों Na पॉजिटिव और सिमिलरली लाखों करोड़ों अरबों खरबों Cl नेगेटिव और सिमिलरली लाखों करोड़ों अरबों खरबों Na पॉजिटिव देखने को मिलेंगे बेटा, ठीक है। तो ये जो आप निकाल रहे थे यहाँ पर NaCl का मॉलिक्यूलर मास, ये मानते हुए कि NaCl में एक Na पॉजिटिव है और एक Cl नेगेटिव है, तो ये तो सर हम गलत कर रहे थे। हमें तो पता ही नहीं NaCl में सोडियम कितने हैं और क्लोरीन कितने हैं। तो कैसे निकाले भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालते हो, यहाँ तो पक्का पता है ये तो कोवलेंट कंपाउंड है। और कोवलेंट कंपाउंड में हमें पक्की बात पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में एक एटम कार्बन का है और 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे नहीं मैं बोल सकता कि मेरे पास एक Na प्लस है और एक Cl माइनस है, नहीं। यहाँ पर तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों Na पॉजिटिव होंगे और सिमिलरली लाखों करोड़ों अरबों खरबों Cl नेगेटिव होंगे। क्लियर हो रही है बात। तो फिर इस तरीके से करना कि सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का 35.5 इक्वल्स टू 58.5, ऐसे करना तो फिर गलत होगा। जब आपको एग्जैक्ट नंबर ही नहीं पता सोडियम का आयन का कितना है और क्लोराइड आयन का कितना है, तो हम मॉलिक्यूलर मास सोडियम क्लोराइड का बेटा नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने क्या रास्ता निकाला, सर हमने बोला कि हमें ये तो नहीं पता कि NaCl में कितने Na प्लस होंगे और कितने Cl माइनस होंगे, इसका तो हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, इतनी बात हमें जरूर पता है कि NaCl जो है बेटा वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है और न्यूट्रल कंपाउंड है। इसका मतलब NaCl में टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज आपस में बराबर है। और वो कब होगा टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर, जब नंबर ऑफ Na प्लस आयन और नंबर ऑफ Cl माइनस आयन आपस में बराबर होंगे। मान लेते हैं आपने कहा सर Na पॉजिटिव जो है वो 1000 है, Na पॉजिटिव जो है वो 1000 है, तो Cl नेगेटिव भी कितने होंगे प्यारे बच्चों, Cl नेगेटिव भी 1000 होंगे। और अगर दोनों 1000 और 1000 है तो सिंपलेस्ट रेशियो लेते समय 1000 से 1000 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तब भी मेरे पास एक Na पॉजिटिव बचा और एक Cl नेगेटिव बचा। कहने का मतलब क्या, इतने सारे Na पॉजिटिव में से और इतने सारे Cl नेगेटिव में से हमने केवल एक यूनिट बाहर निकाली, केवल और केवल क्या बाहर निकाला, एक यूनिट बाहर निकाला। और इसी यूनिट को बोला जाता है बेटा फॉर्मूला यूनिट। इसी यूनिट को क्या बोला जाता है बेटा, इसी यूनिट को बोला जाता है फॉर्मूला यूनिट। क्लियर है बात। तो यहीं से आया आपका फॉर्मूला यूनिट मास। हम जो मास निकाल रहे हैं वो क्या 1000 सोडियम का निकाल रहे हैं, क्या 1000 क्लोराइड का निकाल रहे हैं, नहीं। हमने NaCl में से, NaCl में लाखों करोड़ों अरबों खरबों Na पॉजिटिव होंगे और लाखों करोड़ों अरबों खरबों Cl नेगेटिव होंगे, उसमें से
केवल और केवल एक यूनिट बाहर निकाली, एक फॉर्मूला यूनिट बाहर निकाली, और उससे जो मास हमारे पास निकल करके आया बेटा, उसी को हम बोल रहे हैं फॉर्मूला यूनिट मास। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? फॉर्मूला यूनिट मास बोल रहे हैं। और ये फॉर्मूला यूनिट मास केवल और केवल बिल्कुल सेम उसी तरीके से निकाला जाता है जिस तरीके से मॉलिक्यूलर मास आप निकालते हो। बस आयोनिक कंपाउंड के केस में मॉलिक्यूलर मास को फॉर्मूला यूनिट मास नाम दे दिया जाता है। तो आई होप मेरी ये बात क्लियर हो रही होगी आप सभी लोगों को अच्छे से। तो देखते हैं, फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? लोवेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस इन एन आयोनिक कंपाउंड। किसी आयोनिक कंपाउंड के अंदर लोवेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, इट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ एनी आयोनिक कंपाउंड एंड ऑल्सो फॉर कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, ये हम उन सॉलिड के लिए भी निकालते हैं जो एक नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स जनरली मेटालॉइड्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं? मेटालॉइड्स। जैसे कि एग्जांपल पर इसने दिया NaCl इज द फॉर्मूला यूनिट फॉर द आयोनिक कंपाउंड NaCl। ये आयोनिक कंपाउंड NaCl के लिए फॉर्मूला यूनिट क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। और अगर मैं इस फॉर्मूला यूनिट का मास निकालना चाहूं तो बेटा इस फॉर्मूला यूनिट का जो मास होगा उसको बोला जाएगा क्या? फॉर्मूला यूनिट मास। क्या बोला जाएगा? फॉर्मूला यूनिट मास। जैसे कि आप देख सकते हो, फॉर्मूला यूनिट मास क्या कह रहा है? फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय फॉर्मूला मास, या फिर फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ द कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। NaCl का निकालना चाह रहे हो भैया, तो बस एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन ऐड कर लिया, कितना निकल के आया? 58.5। ये 58.5 मॉलिक्यूलर मास नहीं है, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास अगर होता तो इसका मतलब ये होता है NaCl क्रिस्टल में एक Na प्लस है और एक Cl माइनस है। नहीं सर, वहां पर तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों Na प्लस है और सिमिलरली लाखों करोड़ों अरबों खरबों Cl माइनस है। बट इतनी बात पक्की है कि जितने Na प्लस होंगे उतने ही Cl माइनस होंगे, तभी तो हमारा पूरा कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तभी तो पूरा कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। समझ आ रही है बात? तो इसीलिए हमें नहीं पता Na प्लस कितने हैं, हमें नहीं पता Cl माइनस कितने हैं, लेकिन इतना पता है दोनों आपस में बराबर है। तो जब सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो एक Na प्लस आएगा और एक Cl माइनस आएगा। इसीलिए उस सिंपलेस्ट रेशियो से निकाला गया मॉलिक्यूलर मास कहलाया जाता है फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक, और बाकी सब कुछ सेम, यूनिट भी आप देख सकते हो AMU या फिर U ही आएगी। क्लियर बात अच्छे से? तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हम लोगों का। और एनडीए में यहाँ से जो अभी मैंने बताया आप लोगों को, हर Na प्लस आयन 6 Cl नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, हर Cl नेगेटिव आयन 6 Na प्लस से घिरा हुआ है, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। वो सवाल भी हमारे एनडीए में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोइशियोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है, बिकॉज मोल कंसेप्ट में जो स्टोइशियोमेट्री या स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़ी जाती है, केवल एक हल्का सा आइडिया लेना है, छोटा सा आइडिया लेना है, ज्यादा डिटेल्ड में हमें इसको नहीं पढ़ना क्योंकि इतना डिटेल्ड वर्जन एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, तो देखो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। बैलेंसिंग क्या कहता है? लेफ्ट साइड में और राइट साइड में नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए। सर यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन केवल और केवल 1 है। तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या कर दिया भाई? यहाँ पे 2 लगा दिया। जैसे यहाँ पे 2 लगाया, कार्बन भी 2 हो गए, तो यहाँ पर भी हमें 2 लगाना पड़ा। ये हो चुकी है हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और स्टोइशियोमेट्री लगाने से पहले सबसे पहले मेरे लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? वो ये है सर कि हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। तो आई होप बैलेंसिंग आप लोगों को आती होगी। कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखे गए हैं। Zn plus HCl gives you ZnCl2 plus H2। ठीक, राइट साइड में क्लोरीन 2 है तो लेफ्ट साइड में क्लोरीन 2 करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया। जैसे यहाँ 2 लगाया, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, और वो आप देख सकते हो राइट साइड में हाइड्रोजन 2 ही हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारी केमिकल इक्वेशन हो चुकी है बेटा बैलेंस्ड। ठीक, आगे देखो जरा कुछ एग्जांपल और आप लोगों के लिए। ठीक, NaOH और H2SO4 आपस में रिएक्ट करते हैं। NaOH क्या है भैया? NaOH बेस है।
ठीक है। H2SO4 क्या है? एसिड है। और ये बात हम जानते ही हैं कि एसिड और बेस आपस में मिल करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, और इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो मुझे बताइए Na पॉजिटिव टूटने के बाद क्या देगा? NaOH टूटने के बाद क्या देगा? एक Na पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। H2SO4 टूटने के बाद क्या देगा? 2H प्लस और एक सल्फेट। ठीक, तो अब देखिए, क्योंकि वाटर बाहर निकालना है, पानी बाहर निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर 2H प्लस है, तो OH माइनस भी 2 होने चाहिए। ठीक है, जितना H प्लस होगा उतने ही OH माइनस होने चाहिए। ठीक, तो 2H OH माइनस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लगाया, तो 2 Na प्लस मिले, 2 OH माइनस मिले, तो 2H प्लस और 2 OH माइनस ने मिलकर के क्या बना लिया बेटा? 2 पानी बना लिया। क्या बना लिया? 2 पानी बना लिया। और 2 Na प्लस और एक सल्फेट ने मिलकर के बना लिया बेटा एक Na2SO4। तो हमारी केमिकल इक्वेशन हो चुकी है बैलेंस्ड। ठीक, एसिड बेस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सिंपल सा फंडा, जितने H प्लस होंगे उतने ही OH माइनस होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले पानी बाहर निकाल लो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, आगे देख सकते हो आप, कैल्शियम फॉस्फेट लिखा है हमारे पास। ये कैल्शियम फॉस्फेट टूटने के बाद क्या देगा? 3 कैल्शियम आयन, 3 Ca2 प्लस आयन, और 2 क्या देगा? फॉस्फेट आयन PO4 माइनस। ठीक, सिलिकेट टूटने के बाद क्या देगा? Si, सिलिकॉन। ठीक है, टूटने के बाद क्या देगा? O2 माइनस। ठीक है, और Si2 प्लस। ठीक है, Si प्लस बल्कि। ठीक है, तो देखो ये इस तरीके से आपको टूटने के बाद ये देगा, और जब मिलेंगे तो आप डायरेक्टली देखो, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, ज्यादा आयंस में तोड़ने में मत जाओ। ठीक है, बस आपको नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या करना है भैया? बराबर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। तो आई होप इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आसान काम है। ठीक है, वो आप बैलेंस कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा स्टोइशियोमेट्री। व्हाट डू यू मीन बाय स्टोइशियोमेट्री? तो स्टोइशियोमेट्री का मतलब है सर, स्टोइशियो का मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टोइशियो? स्टोइशियो का मतलब होता है एलिमेंट या फिर कंपाउंड। क्या होता है बेटा? एलिमेंट या फिर कंपाउंड। और मेट्री का मतलब होता है बेटा क्या? मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। तो स्टोइशियोमेट्री का मतलब हो गया बेटा टू मेजर एन एलिमेंट और कंपाउंड। टू मेजर एन एलिमेंट और कंपाउंड। सपोज करो ये केमिकल इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है, N2 plus H2 gives you अमोनिया। ठीक है, हेबर्स प्रोसेस भी इसको बोला जाता है। तो सबसे पहला काम मेरे पास क्या है? इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो आप देख सकते हो क्या मेरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है? हाँ सर, मेरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। N2 plus 3H2 gives you 2NH3। और बैलेंस करने के बाद ये जो N2 से पहले 1 आया, H2 से पहले 3 आया, और अमोनिया से पहले 2 आया, इसको बोला जाता है बेटा क्या? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। क्या बोला जाता है बेटा? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो फॉर अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दीज आर कॉल्ड स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। और ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको बहुत चीजों के बारे में जानकारी देते हैं। ये मोल्स के बारे में भी बताते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में भी बताते हैं, मास के बारे में भी बताते हैं, और इन केस ऑफ गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम्स के बारे में भी जानकारी देते हैं। ठीक, तो कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मोल, मास, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज नोन एज स्टोइशियोमेट्री। उसको क्या बोला जाता है? स्टोइशियोमेट्री बोला जाता है। ठीक, तो देखते हैं आगे। देखिएगा, अगर इसी इक्वेशन के बारे में बात की जाए, N2 plus 3H2 gives you 2NH3, और हमें पता चला भैया स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, 3 और 2 है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन के मेरे पास 1 मोल है, हाइड्रोजन का मेरे पास 3 मोल है बेटा, और अमोनिया के कितने मोल बन रहे हैं सर? अमोनिया के 2 मोल बन रहे हैं। कितने मोल बन रहे हैं? 3 मोल, सॉरी 2 मोल बन रहे हैं अमोनिया के। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे मोलार रेशियो बताइए,
व्हाट इज द मोलार रेशियो, व्हाट इज द मोलार रेशियो। तो क्या मतलब है बेटा मोलार रेशियो का, मोलार रेशियो क्या हो गया यहाँ पर सर, मोलार रेशियो हो गया 1:3:2। मोलार रेशियो क्या हो गया 1:3:2। अब बेटा ये मोलार रेशियो हमेशा फिक्स रहेगी, ये कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। क्या मतलब सर कहने का, अगर मैंने नाइट्रोजन के 2 मोल ले लिए बाय चांस, तो बताइए हाइड्रोजन के कितने मोल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ऊपर देखो, अगर नाइट्रोजन का 1 मोल है तो हाइड्रोजन के 3 मोल है। ठीक, अब नाइट्रोजन के 2 मोल है तो हाइड्रोजन के कितने होंगे, 2 का 3 टाइम्स करो सर, 6 मोल होंगे। ठीक, यहाँ पर अमोनिया के कितने मोल बनेंगे, आप वहां देखो 1 मोल था नाइट्रोजन का तो अमोनिया के 2 मोल बने। ठीक, अब नाइट्रोजन के 2 मोल है तो भैया अमोनिया के 4 मोल बनेंगे। ठीक, कैसे सर, रेशियो लेकर के देख लो दोबारा, 2:6:4 का रेशियो, 2 से कट करोगे तो कितना आएगा बेटा 1:3:2। समझ आ गई बात। कहने का मतलब ये रेशियो कभी भी अब चेंज होने वाली नहीं है, इसको स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, या फिर मोलार रेशियो, जो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चला, ये रेशियो अब कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन में दिए गए मोल्स बदल सकते हैं। अगर मैंने इसके 10 मोल ले लिए तो बताओ इसके कितने मोल चाहिए होंगे, 1 का 3 टाइम हुआ तो 10 का भी 3 टाइम होगा बेटा 10 मोल, या 1 का 2 टाइम हुआ तो 10 का 2 टाइम होगा सर 20 मोल। कितना होगा 20 मोल। अब रेशियो ले लो, 10 से कट कर दो, क्या रेशियो आएगी 1:3:2। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी अच्छे से। ठीक, तो ये रेशियो कभी चेंज नहीं होने वाली, बस ये काम आपको आना चाहिए। जैसे कि सपोज करो सबसे पहले इनिशियल मोल्स मैंने कितने लिए 10 मोल लिए इसके। ठीक है, अगर इसके 10 मोल लिए तो इसके 30 मोल चाहिए होंगे, और इसके कितने मोल बनेंगे बेटा, इसके 20 मोल बनने चाहिए। कितने बनने चाहिए 20 मोल। लेकिन इनिशियली टाइम t=0 पर जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो उस वक्त तो बेटा मेरे पास केवल और केवल रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा। ठीक, सपोज करो कुछ वक्त गुजर जाने के बाद इसके 2 मोल मरने के लिए चले गए। कितने मोल मरने के लिए चले गए बेटा 2 मोल मरने के लिए चले गए। ठीक, तो देखो जरा, अगर इसका 1 मोल मरता है तो हाइड्रोजन के 3 मोल मरते हैं। ठीक, अगर नाइट्रोजन का 1 मोल मरता है तो हाइड्रोजन के 3 मोल मरते हैं। फिलहाल नाइट्रोजन के 2 मोल मरे हैं तो हाइड्रोजन के कितने मोल मर जाएंगे बेटा 6 मोल मर जाएंगे। कितने मोल मरेंगे 6 मोल मरेंगे। देखो ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, नाइट्रोजन का 1 मरा तो साथ में हाइड्रोजन के 3 को लेके मरा। अब नाइट्रोजन के 2 मर रहे तो साथ में हाइड्रोजन के 6 मोल को लेकर के मरेंगे। ठीक, अब नाइट्रोजन का 1 मरा तो अमोनिया के 2 बने, नाइट्रोजन के 2 मरे तो अमोनिया के 4 बनेंगे, अमोनिया के कितने बनेंगे 4 बनेंगे। ठीक, तो कितने मोल बचे रह गए भाई हमारे पास, 10 में से 2 मरने के लिए गए तो कितने मोल बचे भैया, कितने मोल बचे 8 मोल बचे। ठीक है, 30 में से 6 मरने के लिए गए तो कितने बचे 24 बचे, और यहाँ तो कुछ भी नहीं था 4 मोल बन गए, तो 4 मोल अमोनिया के आ गए। समझ आई बात। अब फाइनली देखो, अगर मैंने इसका पूरा 8 के 8 मोल मार दिए, ठीक, अब देखो एक मरता है तो 3 को लेके मरता है, 8 मरे, कितने मरे 8 मरे, तो कितनों को लेके मरेंगे 24 को लेके मरेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितने बचेंगे 0, यहाँ कितने बचेंगे 0। ठीक, और ये कितने बनेंगे भाई, यहाँ देखो एक मरता है तो 2 अमोनिया बनते हैं, 8 मरे तो कितने बनेंगे 16 मोल बनेंगे अमोनिया के। ठीक है, तो 4 ऑलरेडी थे, 16 ये, 4 और 16 कितने हो गए 20 हो गए। ये मैंने आपको बायफरगेट करके पूरा ओपन करके समझाया, नहीं तो आप स्टार्टिंग में बोल सकते थे सर इसके 10 मोल अगर है तो इसके 30 मोल की रिक्वायरमेंट होगी और इसके 20 मोल बनेंगे। समझ आ गई बात अच्छे से। ठीक, और कहानी को और आसान करने के लिए, ठीक है, चलो देखो जरा, अगर मैं कह देता हूँ इसके 50 मोल है तो हाइड्रोजन के कितने चाहिए होंगे सर, 3 टाइम्स करो 150 चाहिए होंगे। अमोनिया के कितने बनेंगे 50 का 2 टाइम 100 मोल बनेंगे। समझ आ गई बात, बस ये स्टोइशियोमेट्री और कुछ नहीं। समझ आ गई बात अच्छे से, ठीक है, चलो ठीक, तो देखो जरा यहाँ पर, द रिएक्टेंट रिएक्ट एंड द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन द मोलार रेशियो। जो बात अभी अभी बताई आप लोगों को, मोलार रेशियो कभी भी चेंज होने वाली नहीं है।
which is same as the ratio of their stoichiometric coefficients. ठीक, N2 plus 3H2 gives you 2NH3, तो वहां पर stoichiometric coefficient हमारे वो क्या है 1, 3 और 2, या फिर यहाँ पर मैंने A, B और C लगाए, A, B और C या फिर 1, 3, 2 are the given number of molecules या फिर number of moles. ठीक, तो यहाँ पर A की जगह 1, B की जगह 3 और C की जगह क्या है भैया 2 है. क्लियर बात अच्छे से. ये किसके बारे में बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में. मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. और ये कभी मत बोल देना सर इसका 1 मोल है, इसके 3 मोल है, तो सर इसके 4 मोल बनेंगे. नहीं भैया ऐसा नहीं है. ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर अमोनिया की तो 2 मोल बन रहे हैं और 1 प्लस 3 कभी भी 2 के बराबर नहीं होता. ठीक है, हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल्स. मोल्स कभी कंजर्व्ड नहीं होते, जबकि मास हमेशा क्या होता है बेटा, कंजर्व्ड होता है. क्लियर हो गई बात अच्छे से. ठीक है, तो द टोटल sum of stoichiometric coefficients of reactants need not to be equal to the total sum of stoichiometric coefficients of products. क्लियर हो गई बात अच्छे से. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल्स नहीं होता. ठीक, चलो आगे देखते हैं. ठीक, अब देखो जरा यहाँ पर अगर मेरे पास कोई एक इक्वेशन ये लिखी है, ठीक है, H2 plus O2 gives you H2O. ठीक, क्या बैलेंस लिखी मैंने, नहीं सर अभी तो बैलेंस नहीं है. बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा. जैसे यहाँ 2 लगाया हाइड्रोजन 4 हो गए, तो सर यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा. अभी हमारी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो चुकी है, 2H2 plus O2 will give you 2H2O. और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है, ये बता रही है कि हाइड्रोजन के मेरे पास 2 मोल है, ऑक्सीजन का मेरे पास 1 मोल है, और पानी के मेरे पास कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं. ठीक, अगर मैंने इसके 20 मोल लिए तो बताइए ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए होंगे, सर इसके 10 चाहिए होंगे. ठीक है, इसके कितने बन रहे होंगे, सर इसके 20 मोल बन रहे होंगे. ठीक, अब किसी बच्चे ने आकर के बोला सर आपने इस इक्वेशन को ऐसे बैलेंस करा, मैं एक काम करता हूँ इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ. क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा क्या भैया मेरे पास 1/2. ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, वाटर. ठीक, अभी भी तो इक्वेशन बैलेंस है, अभी भी तो इक्वेशन बैलेंस है. देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, वहां पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2. ऑक्सीजन कितने हैं, 2 into 1/2 1, वहां पर भी ऑक्सीजन कितना है, 1. ठीक, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस तो हो गई, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस तो हो गई. यहाँ पर क्या आया 1/2. बट इस इक्वेशन को हम स्टोइशियोमेट्रिकली बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं बोलेंगे. रूल हमारा ये है कि हमारी इक्वेशन एक तो लोवेस्ट फॉर्म में बैलेंस होनी चाहिए. कैसे, किसी ने आके बोला था 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4H2 plus 2O2 will give you 4H2O. क्या इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है, नहीं सर बैलेंस तो अभी भी है, बैलेंस तो अभी भी है, बट ये सिंपलेस्ट रेशो में नहीं लिखी हुई. ठीक है, सिमिलरली बैलेंस तो नीचे वाली भी है, बट ये सिंपलेस्ट रेशो में नहीं लिखी हुई, ये फ्रैक्शनल रेशो आ गई. यहाँ पर कैसी रेशो आ गई, फ्रैक्शनल रेशो आ गई कि नहीं. हाइड्रोजन का 1:2.5:1, और यहाँ पे रेशो क्या आ रही है 4:, यहाँ पे रेशो क्या आ रही है भैया 4:2:4. बताओ क्या सिंपलेस्ट रेशो है, नहीं सर सिंपलेस्ट रेशो नहीं है. इसको सिंपलेस्ट रेशो लेने के लिए 2 से कट कर दीजिए, 2:1:2. अब ये सिंपलेस्ट रेशो है. यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशो लेने के लिए 2 LCM 2 लो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2:1:2. ये सिंपलेस्ट रेशो है. ठीक है, समझ आ रही है बात. तो इक्वेशन को जब बैलेंस करेंगे तो सिंपलेस्ट रेशो में बैलेंस करना है, और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमारा फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए. आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी अच्छे से. ठीक है, वरना अगर आप कह दोगे सर यहाँ ऑक्सीजन पर हाफ लगाया है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ऑक्सीजन का आधा मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है.
ठीक है, आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, वापस आपके पास ये इक्वेशन आएगी, मतलब 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे और 2 मॉलिक्यूल वाटर के बनेंगे। क्लियर हो गई बात अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो जरा यहाँ पर वही बात आ गई सारी जो अभी अभी बोली। इट मीन्स दैट व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड इट हैपेंस इन 1:1/2 रेशो या फिर 2:1/2 रेशो। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक सर, चलिए यहाँ तक हमें बात समझ में आई। ठीक है, उसके बाद हम जरा आगे देखते हैं। ठीक, इसकी खैर हमें कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको यू कैन स्किप। ठीक है, इसका मतलब क्या है वो बस यहां से समझ में आ रहा है। देखो जरा, अगर मैंने इक्वेशन लिखी N2 + 3H2 gives you 2NH3, ठीक है। अब अगर उसने मुझसे बोला कि मेरे पास नाइट्रोजन के 20 मोल है, तो बताइए हाइड्रोजन के कितने मोल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और अमोनिया के कितने मोल बनेंगे? तो सिंपल सी बात है। ठीक है, पहले तो स्टोइशियोमेट्रिक मोल्स लिख लो, इसका 1 मोल, इसके 3 मोल और इसके 2 मोल, बस उसी से काम हो जाएगा हमारा। इसके 20 है तो इसके कितने होंगे? 60, इसके कितने होंगे? 40। अभी भी रेशो लेकर के देख लो, 20:60:40, 20 से कट कर दो, 21 जा, 23 जा, 22 जा, अभी भी रेशो 1:3:2 आ रही है। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, समझ आई बात? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहीं पर एक चीज और समझा देता हूँ, ठीक है। अगर उसने मुझे केवल और केवल एक रिएक्टेंट के बारे में जानकारी दी है, 2 रिएक्टेंट है यहाँ पर मेरे पास, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, लेकिन उसने क्वेश्चन में, सवाल में एक ही रिएक्टेंट के बारे में जानकारी दी है, दूसरे रिएक्टेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, तो मैं मान करके चलूंगा भैया कि दूसरा रिएक्टेंट मेरे पास एक्सेस में प्रेजेंट है, या एक्सेस भी छोड़ो, मैं बोलूंगा दूसरा रिएक्टेंट मेरे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट है, मतलब जितना चाहिए उतना प्रेजेंट है, ये मैं मान करके चलूंगा। अगर एक ही रिएक्टेंट के बारे में उसने मुझे जानकारी दी और दूसरे रिएक्टेंट के बारे में उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, ठीक। लेकिन अगर वो कह देता है कि मेरे पास हाइड्रोजन के 50 मोल प्रेजेंट है और नाइट्रोजन के 20 मोल प्रेजेंट है, तो अब सोचने वाली बात आएगी, अब आएगी सोचने वाली बात। और क्या सोचने वाली बात आएगी भाई? क्या सोचने वाली बात आएगी? अब तो उसने मुझे दोनों रिएक्टेंट के बारे में जानकारी दे दी, अब तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरी रिएक्शन में क्या दोनों सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट है या कोई एक आधा रिएक्टेंट कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। वो कैसे पता चलेगा सर? तो देखो आप, ठीक, इसके अकॉर्डिंग नाइट्रोजन का 1 मोल है तो हाइड्रोजन के 3 मोल है, मतलब हाइड्रोजन के मोल जस्ट 3 टाइम्स हो रहे हैं नाइट्रोजन के मोल से। तो नाइट्रोजन के अगर 20 मोल है तो हाइड्रोजन के तो भैया 60 मोल होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 60। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के कितने प्रेजेंट है? 50। तो कम क्वांटिटी में कौन प्रेजेंट है? सर कम क्वांटिटी में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है बेटा, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसी को बोला जाएगा क्या? लिमिटिंग रिएजेंट। जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है बेटा उसी को ही क्या बोला जाएगा भैया? उसी को ही बोला जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये हो गया सर मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर हो गई बात अच्छे से? जो कम क्वांटिटी में होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और किसी रिएक्शन में सबसे पहले कौन खत्म होगा भाई? जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो सबसे पहले खत्म होगा। और जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, भाई चाहिए तो हाइड्रोजन के भी 60 मोल थे, कितने चाहिए थे हाइड्रोजन के? 60 मोल, लेकिन है कितने? सर है तो 50 ही, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा भाई? ये 50 मोल खत्म हो जाएंगे और ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो बचा रह जाएगा, बिकॉज 20 मोल नाइट्रोजन तो पूरा पूरा रिएक्ट करता 60 मोल हाइड्रोजन के साथ, लेकिन हाइड्रोजन तो 60 मोल है ही नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन खत्म हो गया तो बेचारा नाइट्रोजन बचा रह जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं, बचा रह जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पड़ा रहे नो प्रॉब्लम। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। क्या करेगा ये पड़े रह करके? अरे कुछ भी नहीं करेगा, पड़ा रहने दो इसको ऐसे ही, किसी के साथ रिएक्ट थोड़ी करेगा, रिएक्शन करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। और उसको बोलते हैं भैया क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा। आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा वो ये डिसाइड नहीं करने वाला, ये तो बेचारा बचा रह गया, तो रिएक्ट ही नहीं करा। सबसे पहले खत्म कौन हुआ? सबसे पहले जो खत्म हुआ हाइड्रोजन, वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब बताओ आप, प्रोडक्ट कितना बनेगा? हाइड्रोजन के 3 मोल होते तो अमोनिया के 2 मोल बनते, हाइड्रोजन के 50 मोल है तो अमोनिया के 2/3 इंटू 50, यूनिटरी मेथड लगा दिया, ठीक है। 2 इंटू 3 1 जा 3, बचा कितना? 2, तो 3 6 जा 18, समझ आ रही है बात? ठीक है, 3 1 जा 3, बचे कितने? 2, 3 6 जा 18, ठीक है। और आगे करना है तो फिर 0.6 आ जाएगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 6 जा 12, कैरी ओवर 1, 2 6 जा 12 और 1 13, 2 1 जा 2 और 1 3, 33.2 मोल, ठीक। और अगर ये मेरे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में होता, 60 मोल होते पूरे, तो अमोनिया के कितने मोल बनते भैया? 40 मोल बनते। कितने बनते? 40। लेकिन यहाँ 40 से कम बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं कम? बिकॉज ये कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इसने रिएक्शन को आगे प्रोसीड होने से रोक दिया, ठीक है, इसीलिए उसके पूरे 40 मोल नहीं बन पाए, कम मोल बने। अगर आपने इसकी मदद से निकाल दिया ना, तब तो आंसर 40 ही आएगा। कैसे? देख लो, तब तो आंसर 40 ही आएगा। देख लो भैया कैसे। अगर आपने एक्सेस रिएजेंट की मदद से निकाला, 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल हाइड्रोजन देता है, तो 20 मोल नाइट्रोजन कितना मोल हाइड्रोजन देंगे? 2/1 इंटू 20, तो 40 ही आ गया। लेकिन आंसर गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तो पहले हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, और हाइड्रोजन अगर खत्म हो गया तो नाइट्रोजन बेचारा किसके साथ रिएक्ट करेगा? किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये कंसेप्ट है भैया हमारा किसका? लिमिटिंग रिएजेंट का, ठीक है। तो देखते हैं आगे, ये लिमिटिंग रिएजेंट आ चुका हमारे पास। द लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट is the one which is consumed first in a chemical reaction, ठीक है। और यही डिसाइड करेगा भैया प्रोडक्ट कितना बनेगा, एंड डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं भैया, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास 2A plus 3B gives you 4C plus 5D लिखा हुआ है, ठीक। अब वो कह रहा है स्टार्टिंग विद 8 मोल्स ऑफ ए एंड 6 मोल्स ऑफ बी। मैंने ए के 8 मोल लिए और बी के कितने मोल लिए? 6 मोल लिए, ठीक है। देन द मोल्स ऑफ सी फॉर्म, सी के कितने मोल बनेंगे? चलो जरा 1 मिनट रुको, पहले तो यहाँ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ जल्दी से। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बता रही है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है ए के 2 मोल है, तो बी के कितने चाहिए? 3 मोल चाहिए। ए के 2 है, बी के 3 चाहिए, ठीक है। अब ए के 8 है तो बी के कितने चाहिए होंगे? ए के 2 है तो बी के 3 चाहिए, यूनिटरी मेथड लगा। ए के 8 है तो बी के 3/2 इंटू 8, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 12 मोल चाहिए। 12 है कितने? है कितने? 6। ये तो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ये तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ भैया? बी हुआ लिमिटिंग रिएजेंट। कौन हुआ? बी हुआ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। प्रोडक्ट कितना बनेगा उसको डिसाइड करने का अधिकार किसके पास है भैया? बी के पास है, ठीक है। तो हेयर 8 moles of A needs 12 moles of B. क्यों? Because stoichiometric ratio is 2:3. stoichiometric ratio 23 नहीं लिखा हुआ, ये 2:3 लिखा हुआ है, ठीक है। बट वी हैव ओनली 6 moles of B, तो इसीलिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया भैया? सो B इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड A इज इन एक्सेस, तो उसको बोलेंगे A हमारा एक्सेस रिएजेंट है। सो ओनली 4 moles of A is consumed. A के कितने मोल खर्च होंगे? B के 6 मोल प्रेजेंट है, तो B के 6 मोल कितने मोल A के साथ रिएक्ट करेंगे बताना जरा?
बी के 3 मोल 2 मोल ए के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो बी के 6 मोल कितने मोल ए के साथ रिएक्ट करेंगे, 2/3 इंटू 6, ठीक है, मतलब 2 इंटू 2, 4 मोल ए के साथ रिएक्ट करेंगे तो ए के 4 मोल खर्च होंगे। ए के 4 मोल खर्च होंगे तो कितने मोल बचे रह जाएंगे, ए के 4 मोल खर्च हुए भैया, ए के 4 मोल खर्च हुए तो ए के कितने बचे रह जाएंगे एट द एंड ऑफ रिएक्शन, इसके 4 मोल बचेंगे एट द एंड ऑफ रिएक्शन, इसके 0 मोल्स बचेंगे एट द एंड ऑफ रिएक्शन। और सी के कितने मोल बनेंगे, कितने मोल बनेंगे सी के, वो निकालने के लिए, वो निकालने के लिए लिमिटिंग रिएजेंट की मदद से निकालेंगे, ठीक है। तो 4/2 लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है सर, बी, ठीक है। तो देखो जरा 3 मोल बी के 4 मोल सी के देते हैं, तो 6 मोल बी के 4/3 इंटू 6 देंगे, मतलब कितने मोल बनेंगे, 3 2 6, 4 2 8, 8 मोल बनेंगे। बनने कितने चाहिए थे, 4 मोल, बने कितने, 8 मोल। डी का देख लो, ठीक है, 3 मोल बी के 5 मोल डी के देते, ठीक हाँ या ना, समझ आ रही बात। लेकिन हमारे पास 6 मोल है तो 5/3 इंटू 6 मतलब 5 इंटू 2, 10 मोल बनेंगे। अगर लिमिटिंग रिएजेंट ना होता तो इसके कितने मोल बनते, एक सेकंड कुछ गलत तो नहीं करा, 3 मोल 5 मोल दे रहे हैं, ठीक है, तो इसके कितने मोल है भाई, 6 मोल, ठीक है, 3 2 6, 10, ठीक है, एक मिनट, 8 4, हाँ सही है, ठीक है। कितने मोल देता भाई, कितने मोल देता, 10 मोल देता, सही तो निकाला हमने, ठीक है। तो मिलने कितने चाहिए थे, इसके 8 और इसके 10, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट की मदद से निकाल लो। देखो दोबारा, दोबारा देख लो, आओ दोबारा देखो, दोबारा देखो, ठीक है, इसके 8 मोल है, इसके 6 मोल है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट ये है, ठीक। अगर लिमिटिंग रिएजेंट ना होता तो ए के 2 मोल चाहिए होते, बी के 3 चाहिए होते, सी के 4 बनते और डी के 5 बनते, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट है हमारा बी, तो इसके कितने मोल बनेंगे, 4/3 इंटू 6, ठीक है, 8 मोल, ठीक है। और इसके कितने बनेंगे भाई, 5/3 इंटू 6, ठीक है, तो 10 मोल। समझ आ गई बात अच्छे से, ठीक। तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट भी पूरा हुआ, ठीक है। और ये हमारा आज मोल कंसेप्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अच्छे से मोल कंसेप्ट डिटेल में आप लोगों को समझ में आया होगा। और बेटा मोल कंसेप्ट बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को बता दिया, सारी चीजें बता दी, तो कोई सा भी टॉपिक कहीं से भी आ जाए अब आप लोगों से वो सॉल्व हो जाना चाहिए। अब मिलते हैं हम लोग आपसे अनदर क्लास में, जहां पर हम सॉल्यूशन से रिलेटेड बात कर रहे होंगे, सॉल्यूशंस एंड डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस, और वहीं पर हम बात करेंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट वेट, ये सारी चीजें हम अगली क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।